कानून अपना काम अपने मुताबिक करती है, बड़ी पुरानी कहावत है। लेकिन इस कहावत पर अब सवाल उठने लग गए हैं, खास करके कि विपक्ष की तरफ से। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी की केंद्र की जो सरकार है वह सरकारी एजेंसी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है अपने विरोधियों को दबाने के लिए। और ऐसे वक्त में जब अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन सरीखे नेता जेल में हैं, तो यह सवाल विपक्ष की तरफ से और मुखर हो गया है। कानून अपना काम करता है और सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या राजनीति से प्रेरित होकर यह काम करता है, कि कौन सा काम करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष के आरोप एक तरफ है और उन नेताओं की फहरिस्त एक तरफ, जो बीजेपी में चले गए हैं। जो पहले विपक्ष में थे उन पर कार्रवाइयां चल रही थी, उन पर जांच भी बैठी हुई थी, और जब वह बीजेपी के साथ चले गए तो कार्रवाई हवाई जहाज की रफ्तार से जो चल रही थी वह मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी की पैसेंजर ट्रेन से भी शुरू हो जाती है। नमस्ते, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कुंदन कुमार। भारत के एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि 2014 से अब तक अलग अलग दल के 25 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें 10 कांग्रेस से हैं, 4 एनसीपी से और शिवसेना से, 3 टीएमसी से, 2 टीडीपी से, 1 समाजवादी पार्टी से और 1 वाईएसआर से। इन 25 में से 3 नेताओं पर चल रहे ईडी और सीबीआई के मुकदमे बंद कर दिए गए हैं। 20 नेताओं पर चल रही कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। महज 2 ही नेता ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कार्रवाई जांच एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है, मतलब उसमें ज्यादा नरमी नहीं बरती गई है। इसमें पहला नाम है पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा का, जो इस वक्त नागौर से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी है, और दूसरे हैं पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी। अब बारी बारी से आपको लिस्ट के प्रमुख किरदारों के बारे में बताते हैं जिनको लेकर पूरी रिपोर्ट छपी है, और कहा गया कि इनको बीजेपी की तरफ आने के बाद सहूलियत मिली है, और कहा गया कि वॉशिंग मशीन में आने के बाद क्या सारे दाग धुल जाते हैं। क्या भाजपा के पास वाकई कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है? खैर, पहली बात जो चचा से बगावत करके आए और पार्टी को ही 2 फाड़ कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत पवार की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ अगस्त 2019 में इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद सितंबर 2019 में केस में एंट्री होती है ईडी की, और अक्टूबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने केस को क्लोज कर दिया। फिर ईडी ने अप्रैल 2022 में क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया और चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पवार का नाम नहीं था। आपको बताते चले कि ईओडब्ल्यू पुलिस की एक शाखा होती है जो आर्थिक मामलों की जांच करती है। जून 2022 में शिवसेना 2 गुटों में बट गई है, एक और उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। यह सब जानते हैं। शिंदे गुट ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। 4 महीने बीते और अक्टूबर 2022 में ईओडब्ल्यू ने अजीत पवार का केस फिर से रीओपन कर दिया। फिर महीना जुलाई का आया। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक और बढ़ी। खबर आई कि अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र को अपना नया डिप्टी सीएम, एक और डिप्टी सीएम मिल गया, फडणवीस के अलावा। इसके बाद जानकारी आई कि 2024 में ईओडब्ल्यू ने दूसरी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी लिस्ट में। दूसरा नाम प्रफुल्ल पटेल का था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के खासम खास रहे पटेल जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगा था कि एयर इंडिया द्वारा खरीदे गए 111 जहाजों की खरीद और एयर इंडिया के इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के वक्त कुछ गड़बड़ी हुई थी। आरोप लगा कि पटेल इस डील के जरिए विदेशी कंपनी को फायदा करवाना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल पर एफआईआर दर्ज हुई। इन्हीं आरोप में आपको बताते चले कि इस केस में मई 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मई 2019 में ईडी ने पटेल का नाम चार्जशीट में शामिल किया। जून 2023 में
पटेल ने एनडीए का दामन थामा। अजित पवार गुट में शामिल होकर के बीजेपी की तरफ चले गए। मार्च 2024 में सीबीआई ने केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अगला नाम है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का। शारदा चिट फंड घोटाले मामले में उन पर मुख्य आरोपी सुदीप सेन से कथित वित्तीय लेन देन का आरोप है। अगस्त 2024 में सीबीआई ने शर्मा के घर पर रेड की। नवंबर 2014 में लंबी पूछताछ हुई। अगस्त 2015 में हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद केस चल रहा है, लेकिन इतनों सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगला नाम है पूर्व टीएमसी और वर्तमान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का। 2014 के नर्मदा स्टिंग ऑपरेशन केस में इनका भी नाम आया था। साथ में 11 टीएमसी नेताओं का नाम आया था। 2016 की बात है, अप्रैल 2017 में सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की और उसके बाद केस चलता रहा। बाद में शुभेंदु बीजेपी में आ गए। बीजेपी के बड़े गद्दावर नेता में अब उनकी गिनती होती है और केस ठंडी बस्ती में है। अगला नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का। सीबीआई ने अशोक चौहान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने रिश्तेदार के लिए 2 फ्लैट के बदले कंपनी को फ्लैट सस्पेंस इंडेक्स की मंजूरी दी। आम लोग इसे आदर्श सोसाइटी घोटाले के नाम से कथित तौर पर जानते हैं। ईडी ने सीबीआई के एफआईआर पर मनी लिंक की जांच शुरू की। चौहान से पूछताछ भी हुई है। प्रधानमंत्री जब नांदेड़ गए उस वक्त उन पर कटाक्ष भी किए गए। शहीदों के परिवार के घर खाने वाले लोग कौन हैं, आप सब जानते हैं। नाम भले नहीं लिया था। फरवरी 2024 में चौहान बीजेपी में शामिल हो गए और उन पर ट्रायल अभी पेंडिंग है। इस लिस्ट में अगला नाम है नवीन जिंदल का, जिन पर कोयले घोटाले का आरोप लगा था। तपस रॉय है, जिन पर कई और घोटाले का आरोप लगाया गया है। छगन भुजबल, संजय सेठ जैसे कई नेताओं का नाम फहरिस्त में शामिल है। हमने आपको नेताओं के दल बदलने और जांच एजेंसियों के बदले तेवरों के बारे में बताया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से हम यह नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बस हम आपको टाइमिंग बता रहे हैं। अब आगे फैसला आप खुद कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।